वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आजकल ये काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, अडानी केस। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे वीडियोज और तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स और हर तरफ इसकी चर्चा है। आप दर्शकों के भी हमारे पास रिक्वेस्ट है कि सर इस टॉपिक पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, एकेडमिक पर्पस से आप भी अपलोड कर दीजिए चैनल पे ताकि समझने में आसानी हो। और इसलिए हम लोगों ने हमने यह इंडाइटमेंट जो यूएस कोर्ट का है ग्रांड ज्यूरी का, तो ये ओरिजिनल कॉपी है। हम लोगों ने इसे लिया किसी तरीके से। 6 आदमियों को इंडाइटमेंट, हमारे यहाँ जो चार्जशीट होता यूएस कोर्ट में उसे इंडाइटमेंट बोलते हैं। तो 6 लोगों पे, ये गौतम एस अडानी, सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, ये सिरिल कवैंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल, इन 6 लोगों पे इंडाइटमेंट किया गया है। अब क्वेश्चन इज दिस कि लोगों को समझने में यह डिफिकल्टी हो रही कि जो रिश्वतखोरी है, रिश्वत दिया गया इंडिया में और रिश्वत लिया गया इंडिया में, तो यूएस की कोर्ट से इसका क्या लेना देना है। तो इस टॉपिक को समझिए। अब स्लाइड पे हम लोग स्लाइड के जरिए आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। यह देखिए ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी पे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट खावड़ा गुजरात में। तो इस इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। तो अडानी ग्रुप एज्योर कंपनीज के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में इस प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करने के लिए उन्होंने यूएस जाकर, अमेरिका जाकर अमेरिकन सिटीजन से इन्वेस्टमेंट करवाया, फंड को रेज किया। और फंड को रेज किया यह कहते हुए कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। लेकिन इनके ऊपर आरोप क्या है? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो पैसा यूएस सिटीजन से कलेक्ट किया 2029, इन्होंने क्या किया कि जो पैसा कलेक्ट किया यूएस सिटीजन से 2029 करोड़ रुपया ब्राइब में इंडियन ऑफिशियल्स को दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा जो इंडियन लॉ है, कोई भी राज्य सरकार पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी से डायरेक्ट बिजली नहीं खरीद सकती। इसके लिए एक है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी SECI। तो जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो बिजली बेचेंगी SECI को। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, PSU इसे आप कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अडानी ग्रुप एनर्जी बेचेंगे SECI को, SECI से स्टेट गवर्नमेंट एनर्जी को खरीदेगी। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने इस एनर्जी को खरीदने से मना कर दिया, ऐसा न्यूज में आ रहा है, इसलिए कि वो एनर्जी के चार्जेज ज़्यादा थे। तो एलिगेशन यह है कि अडानी ग्रुप ने यूएस ग्रांड ज्यूरी के इंडाइटमेंट के हिसाब से एलिगेशन यह है कि अडानी ग्रुप ने स्टेट ऑफिशियल्स को और स्टेट गवर्नमेंट को ब्राइब देकर हाई रेट पे एनर्जी खरीदने के लिए SECI से राजी किया उन्होंने। तो दिस इज द एलिगेशन। यूएस लॉ के अंतर्गत
एक यूनाइटेड स्टेट का लॉ है FCPA, फॉरेन करप्ट FCPA। तो एलिगेशन इन शॉर्ट जो देखेंगे कि 2021 से 2024 के बीच जो US सिटीजन है 3 बिलियन लोन के तौर पे रेज किया गया। 3 बिलियन लोन के 3 बिलियन के तौर पे फंड को रेज किया गया US सिटीजन से। और ब्राइब में 2029 अप्रोक्सीमेटली $265 मिलियन ब्राइब के तौर पे किया गया। तो यह एलिगेशन है। ब्राइब कैसे पे हुआ? तो अडानी और एजर ग्रुप ऑफिशियल ने, इन लोगों ने कुछ एक्सेल सीट बनाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, कुछ रिकॉर्ड इन लोगों ने रखे थे कि कितना पैसा कब और किसे दिया गया। तो FBI जैसे हमारे यहाँ CBI है, US में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI ने अडानी ग्रुप के इस्टेब्लिशमेंट पे US में रेड किया। और ऐसा न्यूज में भी आ रहा है कि उनके जो है मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह को सीज किया गया। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जैसे ईमेल हो गए, आपके ईमेल के अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, आपके कुछ स्लाइड्स, इन्होंने अपना लेखा जोखा बनाया था कि किसको कब कितना पैसा दिया गया। तो वो सारी चीज़ें US अथॉरिटीज के हाथ लग गई है। तो यह एक दीज आर द एविडेंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ US लॉ इज इन्वॉल्व। US लॉ किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो यह चूंकि पैसा अमेरिका में कलेक्ट किया गया, अमेरिकन सिटीजन से कलेक्ट किया गया, तो आप लोग अगर कानून के छात्र हैं तो आर्टिकल 245 में आप लोग पढ़ते होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो अगर ऑफेंस बाहर भी हुआ लेकिन उसकी कोई एक्टिविटी टेरिटोरियल नेक्सस है, टेरिटोरियल कनेक्शन है, तो फिर वहाँ का भी लॉ अप्लाई कर जाता। तो दिस इज व्हाट नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। और उसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के अंतर्गत जो है US लॉ अप्लीकेबल हो जाता है। और जो उनका FCPA एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, तो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट के अंतर्गत अगर आप US सिटीजन से पैसा लेते हैं और उस पैसे को रिश्वतखोरी में आप यूज करते हैं तो यह बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसमें 20 इयर्स की जेल टर्म है। तो मामला काफ़ी संगीन है और काफ़ी सीरियस ऑफेंस की सीरियसनेस हम लोग देखते हैं कि उस ऑफेंस में पनिशमेंट क्या है। तो अगर ये जुर्म साबित होता है, अभी यह आरोप है, अगर यह जुर्म साबित होता है तो 20 साल तक की कैद हो सकती है ऐसे ऑफेंसेज में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की इस एलिगेशन का इफेक्ट क्या हुआ। तो भाई चूंकि अडानी जी इंडियन सिटीजन हैं तो उन पे बात आएगी तो थोड़ी बहुत हमारी भी एज ए कंट्री बदनामी होगी कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है, हमारी इमेज को भी धक्का लगेगा और अडानी ग्रुप को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा, वो फंड रेज नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे उनको नहीं मिल पाएंगे, उनके गुडविल का लॉस होगा, कोई उन्हें ट्रस्ट नहीं करेगा और फंड नहीं होगा तो फिर बिजनेस भी उल्टा असर पड़ने के चांसेज हैं। तो ये तो लॉस होगा ही होगा उनको।
आपने वो देखा होगा कि उनका शेयर भी गिर गया, जिससे उनका, और फिर न्यूज में आ रही है कि शेयर अब ठीक हो गया। तो इस संदर्भ में कि ये शेयर का क्या लेखा जोखा है, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना के, शेयर गिरना तो समझ में आता है, लेकिन शेयर का अप हो जाना, बहुत सारी सेल कंपनीज भी होती हैं। अब वो एक दूसरा टॉपिक है, दूसरे वीडियो में हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। जो नेक्स्ट है कि लीगल कंसिक्वेंसेज क्या हो सकता। तो लीगल कंसिक्वेंसेज, अरेस्ट वारंट इशू हो गया, और अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद आप भाग नहीं सकते। अगर भागेंगे, नहीं जाएंगे, तो आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकते हैं। वो उसके रिपरकशंस और भी गंभीर होंगे। अब अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, राइटली या रॉन्गली, जिस तरीके से भी इशू हुआ है, तो यूएस कोर्ट में जाएं, अप्रोच करें, अपना पक्ष वहां पे रखें और इसे खुद को डिफेंड करें। भागना सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब एक बार कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसका समाधान कानूनी तरीके से ही हो सकता है। और अब इस मैटर पे आप देखेंगे, दो खेमे में हम लोगों की डेमोक्रेसी, कहा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो जिसके जो मन में आ रहा है हर कोई बोले जा रहा है, कोई अडवाणी के फेवर में, कोई अडानी जी ग्रुप के फेवर में, कोई अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, पक्ष विपक्ष। और यही खूबसूरती है हमारे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यह इस मसले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब जैसे अडानी ग्रुप के लिए या भाजपा संबित पात्रा का स्टेटमेंट आया कि अगर रिश्वतखोरी की बात मान ली भी जाए, तो यह रिश्वतखोरी उस समय हुई जिस समय राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। अब कांग्रेस का कहना है कि अगर रिश्वतखोरी हुई है तो इसकी जांच कराइए। अब एक पेंच ये आ रहा है इसमें कि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें रिश्वत देना और लेना दोनों कानूनी जुर्म है। रिश्वत लेने वाला ही गुनहगार सिर्फ नहीं है, जो रिश्वत देता है वो भी उतना ही गुनहगार है। तो अब अगर जांच होगी, एफआईआर होगा, तो अडानी ग्रुप को भी उसमें दिक्कतें होंगी, और अगर ये एलिगेशन साबित हुए तो जो उस समय की सरकारें थी उन्हें भी दिक्कतें। तो अब पॉलिटिक्स में अब तो आप देखेंगे हमारे यहाँ अब लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने तो अडानी ग्रुप से डायरेक्ट पावर ही नहीं खरीदा, उन्होंने तो पावर खरीदा जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से खरीदा। और जैसे कहना है लोगों का कि पावर जो है अडानी ग्रुप से अगर स्टेट गवर्नमेंट खरीदती तो यह बात समझ में आती कि डील हुई है, रिश्वत दी गई या ली गई है। लेकिन अडानी ग्रुप तो पिक्चर में ही नहीं है, अडानी ग्रुप से पावर ही नहीं खरीदा गया। अब पावर खरीदा गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। यह एक गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है। तो यह इंडाइटमेंट में नहीं है कि पावर किसे, यह है कि यूएस सिटीजन से जो पैसा लिया गया इन्वेस्टमेंट के जरिए, बॉन्ड के जरिए, उस पैसे से स्टेट गवर्नमेंट को हाई रेट पर पावर खरीदने के लिए घूस दिया गया। यह आरोप है। तो इन आरोपों में अभी ये आरोप हैं, एलिगेशंस हैं यूएस के ग्रांड जूरी कोर्ट का, उनके प्रोसिक्यूटर्स का। तो आरोपों के आधार पे हम लोग किसी को गुनहगार नहीं तय कर सकता। अभी तो ब्रुकलिन की निचली अदालत में अभी अपील वगैरह बहुत सारे हैं। इसका फाइनल आउटकम क्या होगा
वो कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन अब अरेस्ट वारंट इशू हुआ है तो अडानी ग्रुप तो ऐसे बैठेंगे नहीं, वो भी अपना लीगल रिकॉर्ड्स। तो मसला सिर्फ अगर एक लाइन में अगर आप कहें तो एक लाइन में मसला सिर्फ इतना है कि यूएस में जाकर यूएस नागरिकों से पैसा लिया गया और उस पैसे से स्टेट गवर्नमेंट को, उनके ऑफिशियल्स को 2029 करोड़ अराउंड $265 मिलियन घूस के तौर पे दी गई। यह तो एक एलिगेशन हो गया। दूसरा यह भी एलिगेशन है कि जब 2023 में अडानी एस्टेब्लिशमेंट पे रेड हुई यूएस में, तो अडानी ग्रुप ने इसकी जानकारी हमारे सेबी को नहीं दिया। तो कंसीलमेंट और नॉन डिस्क्लोजर भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, उसमें भी काफी ज्यादा सजा है। तो दो चीजें हैं कि एक तो जो पैसा जनरेट किया, फंड जनरेट किया यूएस सिटीजन से, वो पैसा यूएस सिटीजन का है, रिश्वतखोरी में इस्तेमाल किया। और रेड होने के बाद इन्होंने सेबी को नहीं बताया। हालांकि अडानी ग्रुप की भी तरफ से वो आया है कि एलिगेशंस आर बेसलेस और उन्होंने किसी मानक का उल्लंघन नहीं किया है। अब व्हाट एक्चुअली, अब आगे वक्त के साथ बाकी चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी अगर एकेडमिक पर्पस से आपको यह जानना है कि यूएस सिटीजन से पैसा लेकर उस पैसे का उपयोग रिश्वतखोरी में किया गया, नंबर 1। नंबर 2, रेड हुआ था और रेड होने की बात सेबी को नहीं बताई गई, इन्वेस्टर्स को डार्क में रखा गया और उनसे फंड लगातार जनरेट किया जाता था। तो ये दो मेन आरोप हैं। अब बहुत सारे लोगों की यह भी डिमांड हो रहा है कि भाई यूएस कोर्ट एक्शन ले रही है, इंडियन कोर्ट क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्यों नहीं एक्शन लिया जा सकता। पहले भी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो शॉर्ट सेलर तौर पे रिपोर्ट थी। ये यूएस गवर्नमेंट, वहाँ की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है। यह जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, ये आप देखेंगे कि जज निकोलस नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे इंडाइटमेंट का, क्रिमिनल केस नंबर जज निकोलस और मजिस्ट्रेट जज जेम्स आर चो, ऐसे। तो यह किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, अमेरिका के लीगल सिस्टम का है। तो और एलिगेशंस काफी गंभीर हैं। तो अब हमारे यहाँ एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एलिगेशंस का सोर्स क्या है और उन एलिगेशंस में कितना दम है। तो एफआईआर थोड़ी भी संदेह हो, डाउट के भी आधार पर, अब मैं इस बारे में कुछ खास नहीं कह पाऊंगा कि एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब एक पक्ष के हिसाब से एफआईआर होनी चाहिए, एक पक्ष के हिसाब से एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आप लोग तब तक इन एलिगेशंस को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इन एलिगेशंस के आधार पर एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।